एंड दैट इज ग्लेशियल सॉइल। सो बेसिकली ग्लेशियल सॉइल होता क्या है? व्हाट इज दिस ग्लेशियल सॉइल? सो ग्लेशियल सॉइल होता है जब आपका आइस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो। सो सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय आइस, देन इट इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल टर्म है, ग्लेशियर से बना हुआ है, ठीक है। तो ग्लेशियर क्या होती है? जो बर्फ के बड़े बड़े आपके चट्टान जैसे बर्फ के माउंटेन्स बने होते हैं, दोज आर ग्लेशियर्स। सो उस ग्लेशियर से वहां से फॉर्म हुए हैं ये सॉइल, उसके ट्रांसपोर्टेशन से फॉर्म हुए हैं, उसके सस्पेंशन से फॉर्म हुए हैं, देन वी विल कॉल इट एज ग्लेशियल सॉइल, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है। चलिए देखते हैं ग्लेशियल सॉइल के बारे में हम लोग पॉइंट लिख लेंगे। सो ये जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स मैं बता रहा हूं, इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ये सारे टाइप्स आप काफी ध्यान रखोगे क्योंकि क्वेश्चंस यहां से हर साल पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो आपके एग्जाम्स में भी पूछेंगे। चलिए तो सिक्स्थ वन इज ग्लेशियल सॉइल। सिक्स्थ वन इज ग्लेशियल सॉइल। चलिए ये जो ग्लेशियल सॉइल आपका है, ये जो ग्लेशियल सॉइल आपका है, इसके बारे में हमने क्या पॉइंट बोला? इसके बारे में मैंने बोला सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू आइस। सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू आइस, तो आइस से सॉइल फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब आइस से फॉर्म हो रहा है तो इसे आपने क्या कह दिया? दिस वन इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल। चलिए मेंशन कर लेते हैं यहां पे। सो सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू सो इसकी सस्पेंशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों आइस के थ्रू होती है। सो सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू आइस इज नोन एज, इसे आप क्या बोलोगे? सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू आइस इज नोन एज, सो दिस इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल। इसे बोलेंगे ग्लेशियल सॉइल, इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल। के बारे में मैंने आपको क्या बोला? वही पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया। सॉइल जो कि फॉर्म हो रही है ड्यू टू सस्पेंशन और ट्रांसपोर्टेशन बाय आइस, तो यहां पे आपका एजेंट कौन सा है? आइस। सो इस टाइप ऑफ सॉइल को हम लोगों ने नाम दिया कि दिस इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल, दिस इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल। तो अभी तक हमने कितने देख रखे हैं? फर्स्ट हमने देखे एलुवियल सॉइल, सेकंड हमने क्या देखा? लैक्स्ट्रीन सॉइल, थर्ड हमने क्या देखा? मैरीन सॉइल, फोर्थ हमने क्या देखा? दैट वाज एओलियन सॉइल, फिफ्थ लुइस सॉइल, और सिक्स्थ वन जो है दैट इज ग्लेशियल सॉइल। द सिक्स्थ वन इज ग्लेशियल सॉइल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आफ्टर ग्लेशियल सॉइल क्या होता है। सो द नेक्स्ट वन इज कॉलुवियल सॉइल। क्या होता है? ये न्यू टर्म है, देखते हैं क्या है कॉलुवियल सॉइल। सो कॉलुवियल सॉइल, सो ये जो कॉलुवियल सॉइल होते हैं ना, इस कॉलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है और तब जो सॉइल आपका फॉर्म हुआ दैट इज नोन एज कॉलुवियल सॉइल, और इसका दूसरा नाम है टैलस सॉइल। टैलस सॉइल नाम याद रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। सो कॉलुवियल सॉइल के बारे में हमने क्या बोला? सो सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय किसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो इसे हम लोगों ने बोल दिया दिस इज कॉलुवियल सॉइल। इट इज ऑल्सो नोन एज टैलस सॉइल। तो टैलस या कॉलुवियल पूछे दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस से फॉर्म हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज कोलुवियल और टैलस सॉइल, ऑल्सो नोन एज टैलस सॉइल। तो ध्यान रखेंगे इन सारे टर्म्स को। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल देखते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज लैटेराइट सॉइल। चलिए क्या होता है ये लैटेराइट सॉइल? विल सी हियर। सो द नेक्स्ट वन इज एट्थ, लैटेराइट सॉइल। सो ये जो लैटेराइट सॉइल है, वैसे सॉइल जो कि फॉर्म हुए हैं लीचिंग प्रोसेस से,
लीचिंग प्रोसेस से इसे हमने बोला कि ये लैटेराइट सॉइल है। अब सवाल उठता है कि सर ये लीचिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक पॉइंट लिख लूं। सो यहां पे मैंने क्या बोला, सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस, सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस। सो लीचिंग प्रोसेस से फॉर्म हुआ तो इसे हमने बोल दिया लैटेराइट सॉइल। चलिए अब ये लीचिंग प्रोसेस है क्या, देखिए आपके किसी भी रॉक में कुछ सिलिशियस कंपाउंड भी होंगे। सिलिशियस मीन सिलिका कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, या फिर इसमें सॉल्ट्स का प्रेजेंस होता है। आपने लीचिंग प्रोसेस इरिगेशन में भी देखा होगा, जहां पे आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं। सो सेम यहां पे जो सिलिका है, सिलिशियस कंपाउंड को रिमूव करना, वॉशिंग अवे बाय मींस ऑफ वाटर। सो रिमूवल ऑफ सिलिशियस कंपाउंड, इसे हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस। तो जब आप ये लीचिंग प्रोसेस कैरी आउट करोगे तो वहां पे एक नए टाइप का सॉइल का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट इज नोन एज लैटेराइट सॉइल। तो यहां पे मैं लीचिंग प्रोसेस क्या बता दे रहा हूं। सो लीचिंग का मतलब क्या होता है, वॉशिंग अवे ऑफ सिलिशियस कंपाउंड, वॉशिंग अवे ऑफ सिलिशियस कंपाउंड। सो सिलिका कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिमूव कर देना, दैट इज लीचिंग प्रोसेस। इसे हम लोग बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। चलिए ये लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइट सॉइल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो लैटेराइट सॉइल है ये आपको ऐसे जगह पे मिलते हैं जहां पे क्लाइमेट ह्यूमिड हो, ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलते हैं। सो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं लैटेराइट सॉइल इज फाउंड, ये कहां पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। अब फिर से आप पूछोगे सर ये ह्यूमिड क्लाइमेट क्या होता है, व्हाट इज दिस ह्यूमिड क्लाइमेट। सो बता दे रहा हूं ये ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। ये जो ह्यूमिड वर्ड है ना, इस ह्यूमिड वर्ड का मतलब क्या होता है, इस ह्यूमिड वर्ड का मतलब ये होता है आपके वातावरण में, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके एयर में कितना ज्यादा नमी है, कितनी ज्यादा आर्द्रता है। आपने इसका हिंदी वर्ड सीख रखा होगा, ह्यूमिडिटी को आप जो आर्द्रता बोलते हो या फिर जो नमी बोलते हो। सो ये कितनी मॉइस्चर है उसके अंदर, इसे आप बोलते हो कि ह्यूमिडिटी है। तो वैसे क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, वैसे क्लाइमेट, वैसा पर्टिकुलर स्पेशल जगह, वैसी जगह है जहां पे आपके वातावरण में जो हवा है, इस हवा में नमी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज ह्यूमिड क्लाइमेट। आप हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, वो टॉप पे आपका लिखा होता है आज टेम्परेचर इस शहर का कितना है, इसकी ह्यूमिडिटी कितनी है। सो वो ह्यूमिडिटी की मतलब क्या होती है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो आपका एयर है, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब उस एयर में कितने परसेंटेज वाटर प्रेजेंट है। तो अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी आपको लिखी हुई मिल गई 76% ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स कि उस मॉइस्चर, उस एयर में आपका 76% मॉइस्चर है। मैक्सिमम 100% एज्यूम करते हो, सो 100 में 76% ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो नाउ अब ये जो 24% बचा हुआ है, इस 24% को ही तो ये और एब्जॉर्ब कर सकता है ना, इस 24% को ही तो ये और एब्जॉर्ब कर सकता है ना। चलिए तो इसका डे टू डे लाइफ का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मतलब समझ में आ जाएगा। गर्मी का मौसम है, आप कई बार बोलते हो उमस सी हो रखी है, घुटन सी महसूस हो रही है। ऐसा क्यों आप बोलते हो, आप बोलते हो आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी ज्यादा है। एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है ये समझो। 100% मैक्सिमम है, 100%। चलिए अगर मैंने बोला ह्यूमिडिटी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल एक में मैंने बोल दिया 76% है, दूसरे में मैंने बोल दिया 96% है। सो 96% वाले में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ये तो दिख रहा है वैल्यू से ही। तो अब आप बोलोगे सर 96% में आपने बोला ह्यूमिडिटी ज्यादा है और आपको ज्यादा तकलीफ महसूस होगी इस 96% वाले में, ऐसा क्यों होगा। मैक्सिमम ये 100% हो सकता है, ठीक। 96% प्रेजेंट है ऑलरेडी मॉइस्चर, दैट मीन्स सिर्फ 4% और ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है आपका एयर। अब आप बात समझो, गर्मी का मौसम, आपको पसीने चल रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, ये पसीने आपके सूख नहीं पा रहे हैं, स्वेटिंग आपका सूख नहीं पा रहा। क्यों नहीं सूख नहीं पा रहा का मतलब ये जो स्वेट है ये क्या है, वाटर के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ये एवेपोरेट नहीं हो पा रहा है,
इसका वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी आपके वाटर में 96% है, अब सिर्फ 4% ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ 4% कर सकता है और दूसरे केस में 24% कर सकता है। तो जहां पे जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर सकता है उतनी ही जल्दी आपके बॉडी से आपके पसीने सूखेंगे, आपके स्वेटिंग सूखेगी। और जब स्वेटिंग सूखती है, जब पसीने आपके सूखते हैं, सूखने के इन द सेंस ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी पे थे ये इवेपोरेट हो गए आपके एटमॉस्फेयर में, तो आपको रिलैक्स फील हुआ, एक रिलैक्सेशन का महसूस हुआ, आराम आपको लगा। ठीक है, तभी तो आप पंखे में जो बैठते हो और बोलते हो पसीना सूख गया, क्या होता है? वो पंखा क्या है? विंड के फॉर्म में है, एयर ब्लोइंग कंडीशन में है। ये विंड जो होता है इससे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपके पसीने जल्दी सूख जाते हैं। बट अगर आपका ह्यूमिडिटी मैं बोल दूं कि 10% है, ह्यूमिडिटी 10% है, तो यहां तक कि आपने पंखा नहीं चलाया तो भी आपको पसीने नहीं आएंगे, क्योंकि आप ये देखो ना 90% अभी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपके बॉडी से जैसे ही पसीना निकलेगा वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा आपका एटमॉस्फेयर, तुरंत से वो सूख जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है ह्यूमिडिटी का, और इसी से बना ये ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ऐसे ही ह्यूमिड क्लाइमेट में आपके लैटेराइट सॉइल फाउंड किए जाते हैं, ऐसे ह्यूमिड क्लाइमेट में लैटेराइट सॉइल फाउंड किए जा सकते हैं। तो अब आपको ये भी मालूम चल गया ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से उनको बता सकते हो कि आज गर्मी इसलिए आपको ज्यादा लग रही है, आज आप अच्छा महसूस इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और वो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है ये भी समझा देना। फिर वो समझ जाएंगे कि जो मेरा बेटा है, ये जो बच्चा है, आपके रिलेटिव्स बोलेंगे कि ये जो बच्चा है काफी पढ़ने में तेज है, इसके अंदर सारी बातें दिमाग में इसे समझ में आती हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से बेटा वैल्यू बनाया जाता है अपना। ठीक है, सोसाइटी में भी एज वेल एज एग्जाम में भी। चलिए, सो दिस वाज लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल की मैं बात करूं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल की मैं बात करूं, दैट इज लोम सॉइल। अब ये लोम सॉइल क्या है देखते हैं, ये लोम सॉइल क्या है। लोम सॉइल, सो द 9th वन इज लोम सॉइल। ये लोम सॉइल जो है ना बड़ा ही स्पेशल टाइप का सॉइल है। वैसे सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले एक फिक्स्ड डेफिनेट इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, तब आप बोलोगे वो सॉइल लोम सॉइल है। सो लोम सॉइल एक्चुअली सैंड, सिल्ट और क्ले इन तीनों का मिक्सचर होता है इन अ फिक्स्ड डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो लिख लेंगे ये पॉइंट इसके बारे में। सो it is a soil having definite proportion of डेफिनेट मीन्स एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर परसेंटेज में प्रेजेंट है। सो इट इज अ सॉइल हैविंग डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ ये डेफिनेट प्रोपोर्शन किन किन चीजों का है? दैट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सो दिस इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो सैंड, सिल्ट और क्ले के इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, देन इट इज नोन एज लोम सॉइल। तो इसे हम लोगों ने बोल दिया लोम सॉइल। चलिए, नेक्स्ट हमारा सॉइल जो है दैट इज पीट सॉइल। पीट सॉइल क्या होता है ये पीट सॉइल देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज पीट सॉइल। द नेक्स्ट वन इज पीट सॉइल। और ये पीट सॉइल क्या है? ये पीट सॉइल क्या होता है? ये जो पीट सॉइल आपका है ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं। चलिए, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब जो वेजिटेटिव मैटर्स हैं, ऑर्गेनिक का मतलब उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस ज्यादा है। चलिए, आपके ये जो जितने भी सब्जियां वगैरह है, इसके जो वेस्ट होते हैं जो आप बाहर फेंक देते हो, या फिर ऐसे ही कई सारे कंपाउंड्स हैं जो पेड़ हैं, इनके पेड़ के बचे हुए जो पार्ट्स हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं वहां पे उसी सॉइल में। सो ये सारे वेजिटेटिव मैटर हैं। तो ये सारे टर्म्स जो है ना, ये जो सारे बातें थी, जो वेजिटेबल्स थी, वेजिटेबल्स का वेस्ट था, या फिर वो जो प्लांट का वेस्ट है, ये सारी चीजें आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म थी एक पर्टिकुलर स्टेज पे। तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर कोई सॉइल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पीट सॉइल। सो इसे हम लोग बोल सकते हैं इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल formed by डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब
डिकम्पोज होना मीन्स वो सड़ जो रहा है, जो आप बोलते हो स्मेल आ रहा है, वो सड़ गया, आपका एक पर्टिकुलर पौधा या कोई खाने की वस्तु है, आपकी खाने की चीजें हैं, वो सड़ गई, सो डिकम्पोज हुआ। सो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ vegetative matter such as plants, food waste, etc. सो वेजिटेटिव मैटर के डिकम्पोजिशन से जो सॉइल फॉर्म होगा उसकी ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई होगी, और ऐसे सॉइल को हम लोग बोलते हैं पीट सॉइल, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर। सो दिस इज पीट सॉइल, ये हमारा क्या है, पीट सॉइल है। इसकी ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ही हाई होगी, ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ही हाई होगी। अच्छा, ये जब ऑर्गेनिक कंटेंट हाई होती है ना, तो एक खास बात होती है ऐसे टाइप के सॉइल में, जिसमें भी ऑर्गेनिक कंटेंट या किसी भी कंपाउंड में अगर ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। उसका जो कंप्रेशन होता है ना, जब उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे या वेट अप्लाई करोगे, तो वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सेटल करेगा। मीन्स वो जो आपका शेप जो उसका है वो चेंज कर रहा है, वो जो आपकी उसकी वेट की एप्लीकेशन थी इसकी वजह से वो सेटल कर रहा है ज्यादा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है आपके पीट सॉइल की। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ही हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। सिमिलरली द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल विच वी हैव टू डिस्कस इज मक सॉइल। मक सॉइल, चलिए, मक सॉइल जो आपका होता है ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। मक सॉइल जो होता है वो इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। सो इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल, बट इसे आप मिक्स करते हो, इट इज मिक्स्ड विथ ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल। सो इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल, इनऑर्गेनिक पार्ट्स ऑफ सॉइल, इनऑर्गेनिक मैटर को आपने मिक्स किया a small amount of organic matter के साथ, then that is muck soil. So inorganic type of soil formed by mixture of inorganic and organic compounds. Inorganic and organic compounds. Organic compounds बहुत ही लेसर अमाउंट में होते हैं, इन अ फाइनर अमाउंट, मतलब बहुत ही लेस और बहुत ही स्मॉल साइज में है। सो दैट इज मक सॉइल, दैट इज मक सॉइल। चलिए, जो पीट और मक सॉइल है ना, इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, देन दिस टू टुगेदर आर नोन एज क्यूमुलोज सॉइल। सो लिख लेते हैं यहां पे नोट पॉइंट फाइनल। सो नोट पॉइंट क्या है हमारा, इस 11th सॉइल के नीचे आप लिखोगे, मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, नोट पॉइंट क्या है, पिट एंड मक सॉइल, पिट एंड मक सॉइल टुगेदर मीन्स दोनों को जब एक साथ ले रहे हो तो इसे आप बोलते हो क्यूमुलोज सॉइल। सो पिट एंड मक सॉइल टुगेदर इज नोन एज इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलोज सॉइल। सो दिस इज नोन एज क्यूमुलोज सॉइल। सो पीट और मक को जब आप कंबाइन करोगे, देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज क्यूमुलोज सॉइल। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिकॉल। सबसे पहले हमने देखा सॉइल क्या है, इसके बाद हमने देखा सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्टेप्स उसमें क्या इन्वॉल्व है। देन हम लोग वहां पे देख रहे थे कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बीच में डिफरेंस क्या होगा सॉइल के प्रॉपर्टी से। आफ्टर दैट हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, जिसमें हमने टोटल 11 डिफरेंट सॉइल्स देखे। कौन कौन से देखे, एलुवियल सॉइल देखा हमने, इसके बाद हमने कौन सा देखा था उसके बाद हमने देखा लैक्स्ट्रीन सॉइल, इसके बाद हमने देखा मैरीन सॉइल, देन एओलियन सॉइल, आफ्टर दैट लुइस सॉइल, इसके बाद हमने देखा ग्लेशियल या कॉलोवियल ग्लेशियल सॉइल, फिर हमने देखा कॉलोवियल या फिर टैलोस सॉइल। आफ्टर दैट वी सॉ दैट इज लैटराइट सॉइल, फिर हमने लोम देखा, लास्ट में पीट एंड मक देखा। पीट एंड मक को कंबाइन करते हैं टुगेदर, इसे बोलते हैं क्यूमुलोज सॉइल, क्यूमुलोज सॉइल। चलिए, तो डिफरेंट पॉइंट्स हमने देखा, ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने देखा। अब इन सारे टाइप्स के बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सॉल्व करके, तो मालूम ही चलेगा ना कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। क्योंकि आपने सारी बातें पढ़ ली, अगर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं की, देन कोई मतलब ही नहीं बनता है।
हमने जो पढ़े उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तभी तो मालूम चलेगा ना कि हमारा पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जा भी चुके हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में, सारे एक एक लाइन के स्टेटमेंट थे। बट कंफ्यूजन हो जाता है अगर आपने इसे ठीक से याद नहीं कर रखा है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस सॉइल की प्रॉपर्टी क्या थी, और सिर्फ एक छोटे से कंफ्यूजन की वजह से आपके पूरे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, या तो फिर आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। ठीक है, तो दोनों केसेस में ही हमारा नुकसान है। चलिए तो देखेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व होगा, अभी हम लोग देख लेंगे। सो विल डिस्कस वन क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, और आप लोग भी इसका आंसर खुद से ढूंढने की कोशिश करोगे। क्या आंसर होता है अभी तक आपने जो पढ़ा, मैं इसके बेसिस पे पूछूंगा, तो आप लोग भी देखोगे कि क्या ये आंसर मैं खुद से बना पाया या नहीं बना पाए, तो फिर तो मेरे से आप आंसर मैच कराओगे। बट एक बार पहले आपको खुद से देखना होगा ये, ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है, दैट इज पीट एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहले क्वेश्चन पूरा देख लो। सो पीट एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल। द सेकंड स्टेटमेंट इज that is peat is an inorganic soil. Peat is an inorganic soil and muck is an organic soil. Second statement है, and muck is an organic soil. थर्ड स्टेटमेंट जो आपका है, that is indurated clay is a type of clay. Indurated clay is a type of clay which does not soften under prolonged waiting. चलिए 3 स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन गिवन होगा आपका। सो फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3, मीन्स ये 1 2 3 जो भी है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3। चलिए सेकंड ऑप्शन जो आपका गिवन है, दैट सेकंड ऑप्शन इज 2 ओनली। थर्ड ऑप्शन इज 3 ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 and 3। चलिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट वी हैव टू से। चलिए अभी जितनी बातें मैंने पढ़ाई आपको, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है पीक एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल। आप बोलोगे सर सही है या गलत? आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि पीट आपका ऑर्गेनिक होता है, मक इनऑर्गेनिक होता है। सेकंड आप बोलोगे सर पीट इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल, मक इज एन ऑर्गेनिक। ये तो एग्जैक्टली ही उल्टा लिख दिया है, पीट ऑर्गेनिक होता था, मक इनऑर्गेनिक होता था। सो सेकंड स्टेटमेंट भी आप बोलोगे रॉन्ग है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट आप चेक कर लोगे, नहीं भी चेक करोगे तो आप क्या बोलोगे, सर फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स ना तो ऑप्शन ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना डी हो सकता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, और आप बोलोगे सर ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। ऐसा आप टिक कर लोगे, बट ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? बात समझो आप।
देखिए चूज जब भी आपको करने होना है ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। एलिमिनेट करने का मतलब पहले उन ऑप्शंस को आप हटाओ जो कि बिल्कुल ही नहीं हो सकते, जिसकी पॉसिबिलिटी जीरो है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप देखो, सेकंड स्टेटमेंट में क्या मेंशन है? सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन था कि पीक आपका इनऑर्गेनिक सॉइल है, और ये बिल्कुल ही गलत बात है क्योंकि हमने अभी ही पढ़ा है पीट ऑर्गेनिक सॉइल होता है। तो पीट इनऑर्गेनिक सॉइल जैसे लिख दिया, ये हम 100% श्योर हैं कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को बोल रहे हैं, मतलब कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा गलत है, तो दूसरा जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा सेकंड, वो तो पहले हटा दो। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। आपने उसे रिमूव कर दिया, क्योंकि करेक्ट तो दूसरा हो नहीं सकता ना जब हमें मालूम है कि दूसरा गलत है। तो दूसरा जिस भी ऑप्शन में दे रखा है कि ये गलत सही स्टेटमेंट है, पहले तो उसे हटाओ। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहां 2 था। सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 2 है। तो 2 तो रॉन्ग है ना, तो 2 करेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आपके रिमूव हो गए। अब आपके पास या तो ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है। सो ये हुआ एलिमिनेशन। तो आपका काम थोड़ा आसान हुआ ना, 4 के बदले अब सिर्फ 2 ऑप्शन में आपको डिसाइड करना है। चलिए, तो पहले हम देखते हैं, एक में 3 है, दूसरे में 1 और 3 है। तो यहां से लॉजिक हम लगा लेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में जो भी कॉमन है दैट मीन्स वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि यही दो में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है ना। और दोनों में 3 कॉमन है, दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट आप मत चेक करो। थर्ड तो बाय डिफॉल्ट आपका मान लिया कि वो करेक्ट है, क्योंकि यही दो ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है और 3 दोनों में कॉमन है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बिना पढ़े ही हमने टिक कर लिया। ठीक है, ये तरीका मैं बता रहा हूं किस तरीके से आप अप्रोच करते हो क्वेश्चन को। देखिए, सिर्फ जानकारी लेनी एक अपनी अलग बात है, लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी है आपको, लेकिन किस तरीके से आपने थ्योरी पढ़ा और उसका एप्लीकेशन किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, वो मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका अप्रोच करने का तरीका गलत है ना, इवन दो आपने कितनी भी जानकारी ले रखी है, दैट इज नॉट रेलिवेंट, आपके किसी मतलब का ही नहीं रहेगा, आपके किसी मतलब का ही नहीं रहेगा। चलिए, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ऑप्शन या तो सी या डी हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो आपका डी हो जाएगा, नहीं है तो सी हो जाएगा, बट आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ध्यान से पढ़ो उस स्टेटमेंट को। पीट एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल। पीट तो ऑर्गेनिक होता है, मालूम है मुझे। मक में मैंने आपको क्या लिखा था? इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक मैटर मिक्स किया आपने स्लाइट अमाउंट ऑफ, थोड़े से अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में। तो ऑर्गेनिक तो वहां भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक तो वहां भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स मक भी आपका कंप्लीटली इनऑर्गेनिक नहीं है, मक भी आपका कंप्लीटली इनऑर्गेनिक नहीं है, मक भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑर्गेनिक का प्रेजेंट था। सो दैट्स वाई आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी है वो करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अप्रोच करते हैं आप। सिंपली जाके पढ़ लोगे स्टेटमेंट, पीट एंड मक ऑर्गेनिक, दिमाग में बिठा रखा है सर मक तो इनऑर्गेनिक होता है, बट उस इनऑर्गेनिक के आगे मैंने एक और पॉइंट लिखाया था कि ये मिक्स करते हो अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल मैटर से भी, ऑर्गेनिक मैटर से भी। तो ऑर्गेनिक, अब इसने यहां पे स्टेटमेंट में ये थोड़ी लिखा था कि 100%, कहीं ये थोड़ी लिखा है कि पीट एंड मक आर 100% ऑर्गेनिक सॉइल। अगर ये लिखा होता है पीट एंड मक आर 100% ऑर्गेनिक सॉइल, तब यह स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि मक 100% ऑर्गेनिक नहीं होता है। बट यहां सिर्फ लिखा है पीट एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल, दैट मीन्स कुछ भी अमाउंट हो ऑर्गेनिक का, बट वो है तो, so muck is also an organic soil. So first and third statement is correct. So the correct option as per this will be D, that is 1 and 3. तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और यही हमारा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होने की वजह से स्टेटमेंट आपका चूज कर सकते हो आप यहां से कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये नहीं सीखा, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये नहीं सीखा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमने ये भी सीखा किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से एलिमिनेट करना है, और फाइनली किस तरीके से चूज करना है। सो आपने थर्ड स्टेटमेंट तो आपने चेक भी नहीं किया, थर्ड स्टेटमेंट तो आपने डिस्कस भी नहीं किया, फिर भी बता दिया आंसर क्या है, फिर भी बता दिया आपने आंसर क्या है। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना होता, जरूरी नहीं है आपको सारे स्टेटमेंट चेक करना है, डिपेंड कर, मैं बोल रहा जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे आपको तीनों स्टेटमेंट चेक करने पड़ जाए। ठीक है, डिपेंड करेगा ऑप्शंस क्या गिवन है। चलिए, वैसे थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बता दूं, लिखा था इंड्यूरेटेड क्ले इज अ टाइप ऑफ क्ले व्हिच डज नॉट सॉफ्टन अंडर प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग। उसका मतलब क्या होता है? यह स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि इंड्यूरेटेड क्ले वैसा क्ले है
जिसे आप लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लॉन्गर टाइम, सो लॉन्गर टाइम तक भी आप वेट करके रखोगे, वेट करने का मतलब उसे वाटर में भिगो के रखे हो या वाटर के कांटेक्ट में रखे हो, तब भी वो सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड ही रहता है। सो जनरली आपको मालूम है क्ले हो या किसी भी मिट्टी को अगर आप पानी के कांटेक्ट में रखोगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है, वो हार्ड नहीं रह पाता है। बट इनड्यूरेटेड क्ले एक ऐसा स्पेशल टाइप क्ले है जो नहीं सॉफ्ट होता है। एक्चुअली इनड्यूरेटेड का मतलब ही होता है लॉन्गर ड्यूरेशन। सो अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश मालूम होगी जिनको भी, वो ऐसे भी इस स्टेटमेंट को बता सकते थे कि करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट चूज करने में आपका कई बार होता है एक ऐसा स्टेटमेंट हो जो आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो वो जान के देते हैं ऐसा, बट वो स्टेटमेंट बिना पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस कुछ इस तरीके से तैयार किए होंगे कि विदाउट दैट हेल्प आप फाइंड कर सकते हो। हमने थर्ड स्टेटमेंट कहाँ चेक किया था, बट फिर भी हमने बता दिया कि ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा। ये तो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना। सो ये सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से रखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहनी है, सो दैट कि एग्जाम्स में मिस्टेक नहीं हो। चलिए, सो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री फेज रिलेशनशिप और थ्री फेज डायग्राम। क्या होता है ये देखते हैं।